नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम जानकारी के साथ। बता दें कि पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी ने शुरू की है बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच। एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीएस सिद्धू पर डीजीपी रहते धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप उन पर लगाया गया है और आरक्षित भूमि पर से कटवाए गए थे 25 पेड़। वन विभाग ने 2022 में दर्ज कराया था ये मामला, जिसको लेकर एसआईटी ने जांच अब शुरू कर दी है बीएस सिद्धू के खिलाफ। और राजपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था ये मामला। तो एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप है और बीएस सिद्धू पर डीजीपी रहते धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इनके साथ 8 लोग ऐसे हैं जिनका राजपुर थाने में जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। तो धोखाधड़ी कर यह आरोप लगाया गया है। आरक्षित भूमि पर से कटवाए गए थे 25 पेड़ और ऐसे में वन विभाग ने 2022 में दर्ज कराया था ये मामला। तो धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप लगाया गया है। राजपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला और ये मामला दर्ज हुआ था। एसआईटी ने शुरू की है बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच शुरू कर चुके हैं। एसआईटी ने शुरू की है बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच। बता दें कि एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच अधिकारी इस पे नियुक्त किए गए हैं और धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है और इसको लेकर बीएस सिद्धू पर डीजीपी रहते धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ बता दें कि एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच। धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप लगाया है। तो डीजीपी रहते धोखाधड़ी का आरोप लगाया है बीएस सिद्धू पे। आरक्षित भूमि पर से कटवाए गए थे 25 पेड़। बता दें वन विभाग ने 2022 में दर्ज कराया था ये मामला और ये मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, पूर्व डीजीपी के खिलाफ अब जांच शुरू हो चुकी है, एसआईटी कर रही है जांच, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल क्योंकि मामला नया नहीं है, पुराना मामला है। सिद्धू पर ये आरोप थे कि उन्होंने जो है एक जमीन को कब्जा की कोशिश की और खास बात ये रही थी उस समय से तत्कालीन एक दरोगा थे, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। तो पूरे मामले की जांच हुई, सिद्धू से आरोपी पाए गए, लेकिन अब नए तरीके से जांच शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है वो यहाँ पर ये जांच शुरू हुई है और संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में सिद्धू पर और भी ज्यादा शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जी, ऐसे 2022 में 22 अक्टूबर 2022 को ये मामला दर्ज हुआ था और इसमें 8 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। उन 8 लोगों की क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, वो 8 लोग सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। रेवेन्यू में कुछ लोग थे जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले भी सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई मामला लाई गई थी, लेकिन वो उसमें बच्चे हुए दिखाई दिए थे। लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि अब इस पूरे मामले की जांच नए तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और आज से जांच शुरू हो जाएगी। तो संभावना ये है कि सिद्धू समेत जो और भी लोग हैं जिन्होंने जमीन को गलत तरीके से सिद्धू का नाम करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी, देहरादून एसपी क्राइम सर्वेश पवार को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इस जांच में कितना कुछ सहयोग उनका होगा और कितना ये जांच आगे बढ़ेगी? अवनीश जी, देखिए, वो जांच अधिकारी हैं, सारी चीजें उनके हाथ में है। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी वो इसको पूरी कर पाते हैं। हालांकि इसका कोई टाइम या समय फ्रेम तैयार नहीं किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें एसपी क्राइम सर्वेश को ये पूरी जांच के आदेश दिए गए हैं और वो नियुक्त किए गए हैं। राजपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। जांच शुरू हो चुकी है और एसआईटी ने शुरू की है बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जांच अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए। एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो एसपी क्राइम सर्वेश पवार जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीएस सिद्धू पर डीजीपी रहते धोखाधड़ी का आरोप है और ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच
शुरू होने जा रही है और ऐसे में धोखाधड़ी कर आरक्षित वन भूमि खरीदने का आरोप है। आरक्षित भूमि पर से कटवाए गए थे 25 पेड़। तो वन विभाग ने 2022 में ये केस दर्ज किया था। राजपुर थाने में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था ये मामला। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि संत समाज के पूजे और रामतीर्थ मिशन रामटेक नागपुर के पीठाधीश्वर अजय भैया जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक अपील की है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से उत्तराखंड यूपीसी बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, यूसीसी बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड राज्य को पहला हिंदू राज्य बनाने की पहल भी करनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर 4 धाम है, इसलिए जैसा मक्का मदीना में मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों का जाना वर्जित है, ठीक उसी प्रकार हरिद्वार से ऊपर पवित्र धामों में अन्य धामों को जाना वर्जित होना चाहिए। इस पर भी मुख्यमंत्री धामी को दरियादिली दिखाते हुए निर्णय लेना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में इस विषय का पहले से उल्लेख है और पहले की भी सरकारों ने इसका प्रयास किया है। कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से और आगे बढ़कर कहूँगा, यदि उत्तराखंड में यदि इसकी शुरुआत पहले हो रही है, ये तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो पहले मुख्यमंत्री भारत के और भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को तो इसका अनुसरण करना चाहिए। और एक विषय यहाँ मैं फिर जोड़ना चाहता हूँ, मैं और भी सभाओं में कहता हूँ कि उत्तराखंड यदि पहला राज्य बन रहा है कि समान नागरिकता संहिता का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया और वो लागू कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो हिंदू तीर्थ है उसको घोषित किया जाए। 4 धाम है, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप कार्य किया गया है। सीएम ने कहा है कि 2,35,000 से ज्यादा लोगों का मत इसमें लिया गया है और अब इस विषय पर लॉ कमीशन भी मंथन कर रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है और अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो उससे भी संविधान और कानून के अनुरूप किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उनकी तरफ से कमेटी को आभार भी प्रकट किया गया है, जिन्होंने समय रहते हुए अपना कार्य पूरा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि उनके भी आप कमेटी के ड्राफ्ट का इंतजार है। भी एक बात यह है कि यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो वहीं अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुई है हेली सेवा की बुकिंग। IRCTC की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं टिकट। गुप्तकाशी सिरसी फाटा से केदारनाथ के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। तो केदारनाथ के लिए फिर से शुरू हो चुकी है हेली सेवा की बुकिंग। IRCTC की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं टिकट बुक। गुप्तकाशी सिरसी फाटा से केदारनाथ के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है केदारनाथ धाम के लिए और ऐसे में IRCTC के जरिए आप ये बुकिंग करा सकते हैं। गुप्तकाशी सिरसा के तहत फाटा तक आप ये बुकिंग जो है करा सकते हैं। तो केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुई है हेली सेवा की बुकिंग। IRCTC की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं टिकट बुक। बता दें गुप्तकाशी सिरसी फाटा से केदारनाथ के लिए टिकट बुक
हो सकती है। तो गुप्तकाशी सिरसी फाटा से केदारनाथ तक के लिए आप टिकट बुक करा सकते हैं। बता दें कि IRCTC की वेबसाइट के जरिए आप ये टिकट बुक करा सकते हैं। तो एक बार फिर से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले 1-2 बार बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी सेवाएं शुरू कर दी गई है और ऐसे में आप टिकट को बुक कर सकते हैं हेली सेवा के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है हेली सेवा की बुकिंग। बिल्कुल, आज से ये कह सकते हैं कि केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा की बुकिंग है वो आज से यहाँ से खोल दी गई है। यानी आपके 3 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का यह स्लॉट यहाँ पर होगा। इस दौरान हेली सेवा से जाना चाहता है वह IRCTC की जो वेबसाइट है, यानी रेलवे जो संस्था है जो इस समय हेली सेवा की टिकट बुकिंग करने का जो यहाँ पर काम कर रही है ऑनलाइन माध्यम से, उसके आज वेबसाइट यहाँ पर खुल गई है। और अब तक ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर जो यात्री करना चाहते हैं इस दौरान, वो यहाँ पर उसकी बुकिंग यहाँ पर हो पा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि इस समय मानसून का सीजन चल रहा है, तो जो केदारनाथ में जो 9 कंपनियां इस समय हेली सेवा यहाँ पर अपने से दे रही थी, उनमें से ज्यादातर कंपनियां इस समय मानसून के चलते अपने हेली सेवा बंद कर चुके हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी 3 ऐसी कंपनियां जो लगातार यहाँ पर हेली सेवाएं दे रही है, तो उनकी सभी बुकिंग जो चल रही है वो यहाँ पर ऑनलाइन आते खुल गई है। और इस समय यात्रा को लेकर, केदारनाथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यात्रियों के उत्साह को देखते हुए जो बुकिंग साइट पर इस समय फुल यहाँ पर चल रही है। जी, जो पैदल जाने में सक्षम नहीं हो पाते उनके लिए ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ पा रही है। और ऐसे में जो कई दिनों से टाल रहे थे हेली सेवा की वजह से, अब लगता है कि और भी ज्यादा श्रद्धालु देखने को मिलेंगे केदारनाथ धाम में। बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि जब से केदारनाथ धाम के कपाट खुला है, यानी 25 अप्रैल से लेकर अभी तक जो केदारनाथ धाम की यात्रा यहाँ पर चली है, उसमें 61,000 से ज्यादा यात्री अब तक केदारनाथ में हेली सेवा के माध्यम से पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा और उत्साहजनक आंकड़ा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि सिर्फ यात्रा शुरू हुए मात्र अभी लगभग 2 माह का समय यहाँ पर हुआ। और इस दौरान अगर 61,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम हेली सेवा के माध्यम से पहुंचे, तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और यहाँ पर बढ़ावा नजर आएगा। वो आज से कह सकते हैं कि अगले 30 जुलाई तक के लिए हेली सेवा की बुकिंग का जो ऑनलाइन जो माध्यम है वो यहाँ पर खुल चुका है। सभी सैलानी यात्री जो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं हेली सेवा के माध्यम से, वो अपनी बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जी, पिछले दिनों मौसम की खराबी के चलते ये बंद हुआ था हेली सेवा की बुकिंग, लेकिन एक बार फिर से मौसम कैसा वहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या आपको जानकारी है? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग लगातार मौसम के खराब होने की यहाँ पर संभावना जता चुका है। उत्तराखंड में आने वाले 4 से 5 दिन जो लगातार भारी बारिश की बात यहाँ पर कही गई है, उसमें 6 जनपदों के लिए खासतौर पर जा रही है, जिसमें ज्यादातर कुमाऊं जनपदों के लिए भारी बारिश की बात कही गई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि केदारनाथ की जो घाटी है वो पहले से ही मौसम के चलते कई बार यात्रियों को ले बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी जो उत्साह है, यात्रा का जो उत्साह है वो सबसे ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी, अभी की बात की जाए तो किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है चारों धामों में? अभय, बिल्कुल, अगर आप वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में चारों धामों में भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने मिल रही है। केदारनाथ में अब भी रोजाना ये कह सकते हैं कि 15 से 20,000 यात्री रोजाना धाम में पहुंचने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, दर्शन करने के काम उनके यहाँ पर हो रहे हैं। और केदारनाथ धाम के अलावा अगर बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं तो बद्रीनाथ धाम में भी यही आंकड़ा है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी ये समझा जा सकता है कि रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर धामों में पहुंच रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो उत्तराखंड की इस 4 धाम यात्रा को और उत्साहजनक बनाने के लिए काफी है। जी जी बिल्कुल, और मौसम देखिए, मौसम लगातार बदल रहा है और इसकी वजह से कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही है, जो कि 4 धाम यात्रा में बाधित हो रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मानसून यहाँ पर चल रहा है, मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अपना जो अलर्ट यहाँ पर जारी करा है, ऐसे भूस्खलन वाली जो संभावित जगह है वहाँ पर ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो कोशिश सबकी यही है कि जो 4 धाम यात्रा जो चल रही है उस यात्रा का यहाँ पर काम हो सके, सभी श्रद्धालुओं के दर्शन यहाँ पर आसानी हो सके। सबसे अहम बात तो ये हो जाती है अबे कि किस तरीके से मौसम भी लगातार खराब हो रहा है, और पिछले दिनों देखा था किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है इस 4 धाम यात्रा में। संपर्क टूट गया है, वैसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां टिकट की बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। गुप्तकाशी सिरसी फाटा से आप केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे और केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा शुरू हो चुकी है। तो IRCTC की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं टिकट बुक। और आपको बता दें कि कई ऐसे श्रद्धालु थे जो ये बुकिंग
बंद होने से नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर से दर्शन कर सकते हैं। और उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मानसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान दिख रही है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से टमाटर सब्जियां गायब हो रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने कहा है कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके, उसमें ज्यादा अंतर ना हो, उसके लिए विभाग प्रयासरत है, जिसमें जल्द ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सके और आम जनता की परेशानी कम हो सके। कल समाचार पत्रों में मैंने देखा था, और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और अभी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपये टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपये बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को दूषित करें कि वो इस पर जो है नियंत्रण रखें। इन्होंने तो नारा ही दिया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियाँ, लोगों को आम ज़रूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़काकर और कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। और पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस बल ने सबको शांत कराया और अब नगर में पूरी तरीके से शांति है। आपको बता दें कि बीते शाम पुलिस ने लव जिहाद के मामले में 30 साल के मुस्लिम युवक और 40 साल की हिंदू महिला को लोगों की शिकायत पर पकड़ा था। पुलिस ने युवक का चालान कर अल्मोड़ा न्यायालय में पेश किया। मैं ये कहना हम लोगों का कि कल हमारे सामने एक प्रकरण आया था। दोनों, एक महिला है लगभग 40 साल की है और एक पुरुष है 30 साल का है। तो ये दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के थे। तो ये घर से गायब हो गए। तो इसमें ये हमारे जैसी संज्ञान में आया मामला, तो हमने पूरे अपने थाने की फोर्स को लगाया इनको बरामदगी के लिए। तो हमने 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर दोनों लोगों को, महिला को भी और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब हमने इनसे बातचीत की तो उसी के अनुसार हम लिखा पढ़ी की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा हमने पंजीकृत कर दिया है। और जो अभियुक्त था, जो लड़का लेके गया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पार्क में 107वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कैंट से सिविल क्षेत्र को मुक्त कर नगर पालिका में मिलाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रविवार को सीएम धामी ने भी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रानीखेत लैंसडाउन सहित 4 कैंटों से सिविल क्षेत्र मुक्त करने की बात कही थी, जिससे प्रदर्शनकारियों में उम्मीद दिखी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही केंद्र रानीखेत के पक्ष में फैसला ले सकती है। धरना प्रदर्शन जो है, ये रानीखेत की जो जनता जो है पुराने काफ़ी समय से अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत थी। इस समय रानीखेत के जितने प्रबुद्ध नागरिक और वरिष्ठ नागरिक हैं, सबके मन में ये विचार आया कि हमने अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उसी के फलस्वरूप आज अब सब लोग इकट्ठा हैं और ये चाहते हैं कि रानीखेत के नागरिक जो अपने ज़मीन जायदादों के होते हुए भी उनके मालिक नहीं है, उसके मालिकाना हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आशा है कि जैसा सुनने में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल हमें भविष्य में मिलने जा रहा है।
और उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभी इन दिनों जोरों शोरों पे चल रहा है अभियान। और इस अभियान के तहत उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि पिछले 6 महीने में पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लग चुके हैं और अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा का राजस्व पेनल्टी के जरिए भी कमा कर दिया है। खास बात तो यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर के पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें तो ये लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी खत्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक बार फिर से प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार ने जमीनों की लूट करने के लिए खुली छूट दी है, जिससे पहले आओ पहले पाओ की स्थिति चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्व में जो भी कानून बना था अगर उसे भी रहने दिया जाता तो कम से कम राज्यवासियों की जमीनें बची रहती, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही कहा है कि आज राज्य को जरूरत है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किया जाए। तो सशक्त भू कानून की मांग लगातार कर रही है गरिमा दसौनी। उनकी तरफ से कहा गया कि हिमाचल की तर्ज पे भी उत्तराखंड में ये कानून लागू किया जाए। प्रस्ताव क्या मंशा है ये नहीं समझ में आ रहा है। 2018 का मुझे याद है कि सत्र चल रहा था दिसंबर का, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी और अच्छा खासा भू कानून था प्रदेश के अंदर, उसी को लागू कर देते या उसी को चलने देते। या जैसे आपने देखा गैरसैंण, क्योंकि हमारी प्रस्तावित राजधानी है, वहाँ प्रतिबंधित था किसी के लिए भी ज़मीन खरीदना, निर्माण कार्य बनाना, लेकिन गैरसैंण भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। यानी कि पूरी की पूरी उत्तराखंड की ज़मीन आज की डेट में बिकाऊ है। कोई कैप नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी सीमा तक एक बाहरी व्यक्ति ले सकता है, कितनी सीमा पर एक स्थानीय व्यक्ति निर्माण कार्य करा सकता है, इसकी सब सीमा हटा दी गई। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।